नमस्ते बच्चों। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान भाग 1 में से पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसे लिखा है कुमार गंधर्व ने। पिछली वीडियो में हम इस पाठ की व्याख्या पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं बेटा। ये एनसीईआरटी की बुक वितान भाग 1 में से पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये गानपन है क्या। गानपान का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुण धर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि जब हम उदास होते हैं या खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम संगीत चलाते हैं, अर्थात उस संगीत को सुनकर हमें मिठास मिलती है, अच्छा लगता है। तो यही होता है गानपन। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए स्वरों के उचित ज्ञान के साथ अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये जो मिठास है, गानपन है, ये किसी गायक में एक ही दिन में नहीं आ जाता है, ये शुरू से नहीं होता है, अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। गायक को स्वरों की निर्मलता, कोमलता, मुग्धता तथा सुलभता आदि का अभ्यास लगातार करना चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना जरूरी है। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है, 3 चीज़ों का संगम। जैसे 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है ना, गंगा, यमुना और सरस्वती, इनको त्रिवेणी कहा जाता है। इसी तरह से स्वर, लय और अर्थ, इन तीनों के संगम को भी त्रिवेणी कहते हैं हम। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गान को मिठास व स्वाभाविकता के साथ गाना चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। पहले तो हम वो विशेषताएं बताती हैं जो कि लेखक ने अपने नज़रिए से देखी हैं। उसके बाद इसके अलावा जो और कुछ विशेषताएं हैं हमें नज़र आती है, वो हम इसको किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे। लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। पहली विशेषता है उनकी गानपन। लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती तथा लोच आदि है। लोच होता है आरोह अवरोह, ऊपर नीचे लेकर जाना, और श्रोताओं को आनंद देने की क्षमता है। स्वरों की निर्मलता, लता के स्वरों में निर्मलता है। कुछ गायक जब गीत गाते हैं ना, तो कुछ उनके स्वर हमें समझ ही नहीं आते, लेकिन लता के साथ ऐसा नहीं है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उनके गानपान में, उनके गायन की निर्मलता में नज़र आता है, झलकता है। लता बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। इतना ऊंचा सुरों में उठ जाने के बाद भी उसका जीवन बहुत ही साधारण है। कोमलता और मुग्धता, लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता मीन्स होता है मस्त कर देने की का सामर्थ्य। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखता था। नूरजहां भी बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन उनके गायन में मादक उत्तान यानी केवल मस्ती रहती थी। लेकिन लता के गानों में कोमलता है और दूसरों को अपनी तरफ खींच लेने की स्वाभाविकता भी है। नाद में उच्चार, ये क्या विशेषता है? यह लता के गायन की अनुपम विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के
आलाप के द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दो शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाती हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। ये नहीं है कि इसे बहुत कोशिश से लता को गाना पड़ता है। ये तो उनके गानों की स्वाभाविकता ही है कि स्वाभाविक रूप से ही उनके गानों में ऐसा आ जाता है। अब ये तो था लेखक का विचार कि क्या लता की विशेषताएं। हम देख लेते हैं हमारी क्या विचार है उनके बारे में। मेरे देखने में लता को शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी है। ये भी उनकी एक विशेषता है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। रंजकता मीन्स होता है अपनी ओर खींचने की शक्ति, मधुरता। जब बहुत अच्छी चीज़ लगती है, कोई गाना आ रहा लता को, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और हम उसे अवश्य सुनते हैं। ये होती है रंजकता, अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार तथा विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। उनका एक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर सारा ही देश भावुक हो उठता है। तो श्रृंगार रस के अनेक गानों से आज भी युवा झूम उठते हैं। इस प्रकार लता सर्वश्रेष्ठ गायिका है। तीसरा प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने उन्होंने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? एक संगीतज्ञ की दृष्टि यानी कि कुम्हार गंधर्व यानी कि लेखक, उनकी ये टिप्पणी सही हो सकती है। उनके अपने विचार से ये टिप्पणी उनकी सही हो सकती है कि उन्होंने जो है करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, किंतु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं। लता के श्रृंगार रस के गानों को सुनकर जहां आज युवा लोग झूम उठते हैं, वही करुण रस के गाने भी उन्होंने उतनी ही उत्कटता के साथ, उतनी ही श्रेष्ठता के साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने सीधे दिलों को छू जाते हैं। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक उठता है। आपने भी सुना एक उदाहरण ये, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे जरा आंख में भर लो पानी। इस गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी सजल हो उठी थी, यानी कि आंसू आ गए थे। इसी तरह से ओ बाबुल प्यारे, इस गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने सभी गीतों के साथ न्याय किया है। क्वेश्चन 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्व ऐसा बहुत बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। आप इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है। इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज नई नई धुनों, नए नए यंत्रों, नई तालों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले जो था, आप पहले की और आज की तुलना करके देखिए कि कितना परिवर्तन आ गया है। चित्रपट संगीत ने जहां शास्त्रीय संगीत से बहुत कुछ ग्रहण किया है, वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग प्रांतों के लोक गीतों से भी बहुत कुछ अपनाया जा रहा है। हर प्रांत के अपने अपने लोक गीत होते हैं, उन्हें भी इसमें ट्राई करके देखा जा रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों की विषय वस्तु और धुनों पर सुंदर प्रयोग करना शुरू किया है। पाश्चात्य संगीत का भी लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तेज संगीत तो कभी मंद संगीत लोगों को मदहोश कर रहा है। इस तरह से फिल्मी संगीत नित्य नए रूपों का प्रयोग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संगीत का क्षेत्र है बहुत ही विस्तीर्ण है और इसमें लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। प्रश्न 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए।
पहले तो है कुमार गंधर्व की राय। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, बिगाड़े नहीं हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो रही है, उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है, सूक्ष्म रूप से। आज आप जानते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी लय में गाते हैं, तो वो लय उन्होंने कहाँ से सीखी? पहले जो शास्त्रीय संगीत था उससे नहीं सीखी। आज जो चित्रपट संगीत चल रहा है उसी से उन्हें समझ आ रही है। इसने आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा कर दी है। लेखक ने लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। लेखक का वो कहते हैं कि ये जो आज छोटे से छोटे बच्चा लेकर बड़े और बूढ़े तक जो संगीत को समझ रहे हैं ना, ये सब लता के चित्रपट संगीत की देन है, शास्त्रीय संगीत की देन नहीं है। अब हम अपनी राय भी जान लेते हैं। मेरी राय में शुरुआती चित्रपट संगीत के बारे में हमारी राय भी कुमार गंधर्व से कुछ अलग नहीं है, लेकिन क्या हमारा भी ये मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं अपितु सुधारे हैं। पुराने ज़माने के चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया, इससे आम आदमी में संगीत के विषय में अभिरुचि पैदा हुई, सुरों का ज्ञान भी बढ़ा। परंतु आज का संगीत तनाव पैदा करने वाला है। वाद्य यंत्रों की अधिकता, इतने ज़्यादा वाद्य यंत्र हो गए। पहले कुछ सीमित वाद्य यंत्र होते थे जिससे बहुत सुरीलापन आता था और गायक की आवाज़ जो थी वो निर्मल रूप से, स्वच्छ रूप से पूरी सुनाई देती थी। लेकिन आज वाद्य यंत्र ज़्यादा बजते हैं, गायक की आवाज़ उसमें घुल कर रह जाती है। वाद्य यंत्रों की अधिकता और तेज़ आवाज़ से कान फोड़ू संगीत का फैलाव हो रहा है। धुनों में ताजगी नहीं आ रही है, वही पुरानी धुनें हैं उस पर तेज वाद्य यंत्र बजा दिए जाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा तनाव पैदा होता है। आज चित्रपट संगीत तेज भागती हुई जिंदगी की तरह हो गया है। प्रश्न 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? आप स्वयं भी अब क्या सोचते हैं? पहले है कुमार गंधर्व की राय। कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों यानी सुनने वालों को, श्रोताओं को, जो पसंद करते हैं संगीत वो रसिक होते हैं, श्रोताओं को अत्यधिक आनंदित कर सके। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए गानपन या फिर रंजकता, गानों में मिठास और अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा। 3 घंटे कौन सुनेगा इसे? अनाकर्षक लगेगा और उसमें कुछ कमी सी लगेगी। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर करती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए। कहने का मतलब उसमें ये मर्म होना चाहिए, उसमें ये सामर्थ्य होना चाहिए कि मैंने अपने श्रोता को किस तरह से बांध कर रखना है, श्रोताओं को कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है। अब हम अपनी राय देते हैं। इस संबंध में हमारी राय भी कुमार गंधर्व के समान है। लोगों को आनंद देना यानी रंजकता का गुण संगीत का पहला गुण होना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संगीत मन की उछल कूद से आगे बढ़कर हृदय को स्पर्श कर ले। संगीत में ओछापन और अश्लीलता का स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न थे अभ्यास के। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं, इसमें हम उनके उत्तर भी देख लेते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा?
इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लेखक को जब पहली बार रेडियो पर लता मंगेशकर की आवाज़ सुनाई दी तो उनमें एक अद्भुत आकर्षण का अनुभव हुआ। रेडियो पर प्रसारित हो रहा वह स्वर लेखक को अपनी ओर खींच रहा था। वे मंत्रमुग्ध होकर बस उसे सुनते रहे। इससे पहले उन्होंने इतनी सुरीली आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। दूसरा प्रश्न इसका महत्वपूर्ण बनता है कि लता मंगेशकर ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि का विकास श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इस पाठ में महान शास्त्रीय संगीतकार और गायक कुमार गंधर्व ने सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर की गायिका का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। इस क्रम में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर के बहुमूल्य योगदानों की चर्चा भी की है। इस विश्लेषण में लेखक ने अपनी राय को रखते हुए लता को केवल नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित करने तक का ही नहीं, बल्कि उसकी लोकप्रियता और प्रसार के विकास का भी श्रेय दिया है। उन्होंने केवल नई पीढ़ी को ही संस्कारित नहीं किया है, अपितु उन्होंने तो संगीत को ही पूरे संसार में लोकप्रिय बना दिया है, जो कि उचित प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि लता मंगेशकर चित्रपट संगीत संसार की प्रथम गायिका थी। बहुत सारी गायिकाएं हुई हैं, इसके पहले भी कई गायिकाएं हुई हैं। नूरजहां उस समय की स्थापित गायिकाओं में से एक थी, लेकिन लता ने आते ही संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। नूरजहां से भी काफ़ी आगे निकल गई। सिनेमाई गीतों की लोकप्रियता अचानक आसमान को छूने लगी। लता के गीतों से शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में भी अंतर दिखाई देने लगा। बच्चे भी अब फिल्मी गीतों को गुनगुनाने लगे थे। लता मंगेशकर के आने के बाद ही सहज तरीके से लोग संगीत के सभी विधाओं से परिचित हुए। संगीत के प्रति लोगों की रुचि पहले की तुलना में अधिक बढ़ी। इस तरह स्पष्ट है कि लता मंगेशकर ने फिल्मी गीतों के माध्यम से संगीत को उसके उच्चतम स्थान तक पहुंचाया। अतः नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित करने और उसे प्रसारित करने का श्रेय लता मंगेशकर को मिलना बहुत सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है इसमें कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। आप दोनों में से किसे बेहतर मानते हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर शीर्षक। इस पाठ के लेखक शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में तुलना को निरर्थक मानते हैं। इसके बावजूद इसके दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। शास्त्रीय संगीत में जहाँ स्थायी भाव की गंभीरता है, वही चित्रपट संगीत में उसकी चपलता, चंचलता और उसकी ये खासियत है। इसके अतिरिक्त सिनेमाई संगीत में प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप से अर्थात सुधरे हुए रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आसान लय और उन्मुक्तता अधिक होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत नियमों से अधिक बंधा होता है। गीत संगीत की दुनिया में दोनों का अपना महत्व है, इसलिए दोनों में तुलना करना या फिर यह कहना कि कौन कम और कौन अधिक अच्छा है, यह अनुचित है। यह लोगों की व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है कि कौन किसको किस तरह का संगीत पसंद है। इस परिप्रेक्ष्य में लेखक का यह कथन बिल्कुल सटीक लगता है कि संगीत वही अच्छा है जिसमें रसिक श्रोता को आनंद देने का सामर्थ्य हो, अर्थात श्रोताओं को आनंद देने में समर्थ संगीत ही बेहतर माना जा सकता है, चाहे वो शास्त्रीय है चाहे वो चित्रपट है। शास्त्रीय संगीत की गंभीरता अगर आत्मा का उन्नयन करता है तो चित्रपट संगीत लोगों का मनोरंजन करता है। चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत जो होता है 3 घंटे में लोगों का मनोरंजन कर पाता है, वही चित्रपट संगीत जो होता है 3 से 3.5 मिनट में ही अपनी विशेषता, अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ जाता है। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई, उन्होंने इसके साथ साथ इनके गायन के दोषों की भी चर्चा की है। पहले वैसे हम इसके विशेषताएं तो पढ़ चुके हैं, फिर भी
इस पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन कला का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया। उनके अनुसार लता की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनके गाने का तरीका है, उनके स्वरों की निर्मलता है। लता के जैसे स्वरों की निर्मलता दुर्लभ है। यही दुर्लभता उन्हें अन्य गायकों से अलग करती है। इनका नाद में उच्चारण इनके गानों की एक अन्य विशेषता है। उनके गीतों में दो शब्दों के बीच स्वरों का आलाप मानो ऐसा लगता है जैसे दोनों शब्द विलीन होते होते एकात्मक हो जाते हैं। इस तरह की साधना अत्यंत कठिन है। ये साधना करने से, अभ्यास करने से आता है, किंतु लता में तो ये स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। लेकिन लेखक को लगता है कि लता के गीतों में कुछ दोष भी है। लता श्रृंगार रस की तरह करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं कर पाई। उनके गीतों का ऊंची पट्टी में होना लेखक को दूसरा दोष मानता है। बहुत ऊंची आवाज़ में गाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लता मंगेशकर स्वाभाविक रूप से ऊंची पट्टी में गाती है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उनसे अकारण ही ऊंची पट्टी में गाने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर भी कुल मिलाकर लता मंगेशकर संगीत क्षेत्र की अद्वितीय कलाकार हैं। इस प्रकार इस लेख के लेखक ने लता के गायन कला को सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न इस पर बनता है महत्वपूर्ण। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं, इस संबंध में क्या विचार है? इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य विशेषताएं जो रह गई हैं वो हम बता देते हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों सुने जाते हैं, लेकिन चित्रपट संगीत को अपेक्षाकृत अधिक लोग सुनना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि संगीत लोक रुचि के अनुरूप है। खानदानी गवैयों के आरोपों को अगर माने तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। इन्हीं बिगड़े कानों के कारण ही लोगों को अब शांत स्निग्ध स्वर की जगह तेज वाद्य यंत्रों वाले संगीत अधिक अच्छे लगते हैं। मतलब सिनेमाई संगीत ने संगीत के स्तर को नीचे गिरा दिया है, जबकि खानदानी गवैयों के घराने से ही आने वाले इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व की राय बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि चित्रपट संगीत लोगों की रुचि के अनुकूल है। पहले ऊट पटांग गाने वाले सामान्य आदमी अब इसे लयबद्ध तरीकों से गाना सीख गए हैं। चित्रपट संगीत लोगों के कानों को बिगाड़ता नहीं अपितु सुधारता है, यह सच भी है। फिर भी जो कोई इस कथन से सहमत नहीं है वे भी इसी पूरी तरह से गलत नहीं कहते। चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के क्या कारण है? इसके विकास को आप सही मानते हैं? यदि हाँ तो कैसे? वर्तमान समय में फिल्मी गीतों का समय है। इसको सुनने वालों की अच्छी खासी संख्या हर जगह है। फिल्मी संगीत की तुलना में शास्त्रीय संगीत को सुनने वालों की संख्या नगण्य के बराबर है, आजकल तो नहीं के बराबर है, अर्थात बहुत कम है। फिल्मी गीत संगीत दिन प्रतिदिन अधिक प्रभावी हो रहे हैं। इनका सबसे प्रमुख कारण है इनका लचीलापन। यह लोगों की रुचि के अनुरूप अपने को ढालने में सक्षम है। इनमें शास्त्रीय संगीत की तरह नियमों के निर्वाह के जैसा कोई अनिवार्यता नहीं है। इससे लोगों का फिल्मी गाने के प्रति झुकाव बढ़ना स्वाभाविक है। इस तरह के चित्रपट संगीत असाधारण विकास तो हुआ है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या चित्रपट संगीत भारतीय परंपराओं और नैतिक मूल्यों के अनुरूप है? तो निश्चित ही इसका उत्तर जो होगा नकारात्मक होगा। फिर भी इतना कहना तो सही है, इतना तो कहा भी जा सकता है कि यह लोगों के ध्यान को अपनी तरफ खींचने में सफल रहा है। यह बात अलग है कि इसमें अभी भी बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। इसके कुछ कमियों को दूर करके इसे आदमियों के नैतिक उन्नयन यानी कि नैतिक रूप से ऊपर उठाना, इसका हम जरिया भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ इसके महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न। आप सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद इस पाठ को दोबारा पढ़कर इसके प्रश्नों को याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।